और फिर उन्होंने पहले मेज के किनारे पर मौजूद बटन दोबारा प्रेस किए, इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर सेक्रेटरी को हिदायत दी और फिर उगवे दरवाजे की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो एक सियाह रंग की कार में बैठे फराक और खुली सड़कों पर आगे बढ़े जा रहे थे। कार के शीशे कलर्ड थे। चंद लम्हों बाद कार एक और अजीमोशान इमारत में दाखिल हुई। उस पर भी बैकआउट इंटरप्राइजेस का बड़ा सा बोर्ड नस्ब था। कार पोर्च में जाकर रुकी तो वो सब नीचे उतर आए। ये गोदाम है, ऑपरेशन रूम नीचे तहखाने में है, सर बैकआउट ने कहा और इमरान ने इस तरह सर हिला दिया जैसे वो पहले से सब कुछ जानता हो। ऑपरेशन रूम वाकई इंतहाई वसी और जदीद तरीन आलात से मजीन था। वहाँ 10-12 अफराद काम कर रहे थे। सर बैकआउट को देखकर वो सब मुअद्दब हो गए थे। ये ऑर्थर है, ऑपरेशन रूम इंचार्ज, और ऑर्थर ये पाकिशा का अली इमरान है और ये इसके साथी। सर बैकआउट ने एक नौजवान का तारुफ इमरान से और इमरान और उसके साथियों का तारुफ ऑर्थर से कराते हुए कहा और ऑर्थर ने रस्मी फिक्रे कहे और खामोश हो गया। इमरान खामोशी से एक साइड पर दीवार में नस्ब एक बड़ी मशीन की तरफ बढ़ गया। मशीन बंद थी। इमरान ने उसे खुद ऑपरेट करना शुरू कर दिया और ऑर्थर, सर बैकआउट और बाकी साथी उसके करीब खामोश खड़े थे। इमरान ने मशीन को इस तरह ऑपरेट करना शुरू कर दिया जैसे उसकी सारी जिंदगी इस मशीन को ऑपरेट करते हुए गुजर गई हो। चंद लम्हों बाद मशीन के दरमियान में मौजूद बड़ी सी स्क्रीन पर एक कमरे का मंजर उभर आया और इमरान के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। कमरे में एक बिस्तर पर एक नौजवान आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था। तनवीर और जूलिया उसे देखते ही पहचान गए कि ये वही कैंप इंचार्ज सोजो है जिसे इमरान अपने साथियों के हमरा मॉर्गन कैंप से लाया था और ये उसी कोठी का कमरा था जहां इमरान और उसके साथी रहे थे। फिर इमरान ने तनवीर और जूलिया के अलावा बाकी सब साथियों को वो फाइल देकर पाकिस्तान भिजवा दिया और एयरपोर्ट पर उन्हें सी ऑफ करने के बाद ही वो यहाँ अल्फ्रेड प्लाजा के रेस्तोरां में आए थे जहाँ से अब वो यहाँ एसएस के ऑपरेशन रूम में मौजूद थे। वैसे तनवीर और जूलिया को ये इल्म ना था कि सोजो कोठी में पहुंचने के बाद कहाँ चला गया था, क्योंकि फिर वो उन्हें नजर ना आया था और उन्होंने यही समझा था कि इमरान ने उसे जाने की इजाजत दे दी होगी। लेकिन अब ये सोजो उन्हें कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ नजर आ रहा था। इमरान ने मशीन का एक बटन दबाया और साइड पर हुक से लटके हुए माइक को उतारकर उसने हाथ में पकड़ लिया। सोजो, मैं इमरान बोल रहा हूँ, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? इमरान का लहजा इंतहाई सख्त और तहकुमाना था। हाँ, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। मशीन से सोजो की मध्यम सी आवाज सुनाई दी, लेकिन स्क्रीन पर वो वैसे ही लेटा हुआ नजर आ रहा था। उसकी आंखें बंद थी, सिर्फ उसके होंठ हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। सुनो, जैसे ही मैं 3 तक गिनती गिनूंगा तुम होश में आ जाओगे, लेकिन मेरे अहकामात पर मुकम्मल अमल करोगे। इमरान ने उसी तरह सख्त लहजे में कहा और तनवीर और जूलिया समझ गए कि सोजो ट्रांस में है। इमरान ने उसे पहले हिप्नोटाइज करके अहकामात दे रखे थे। मैं अहकामात पर मुकम्मल अमल करूंगा। सोजो की मध्यम सी आवाज सुनाई दी। 1 2 3 इमरान ने तेज लहजे में कहा और जैसे ही उसके मुंह से 3 का लफ्ज निकला, बेड पर सोया हुआ सोजो बेख्तियार उछलकर बैठ गया और हैरत से इधर उधर देखने लगा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वह गहरी नींद से बेदार हुआ हो। इमरान ने माइक दोबारा हुक से लटका दिया था और वॉइस बटन ऑफ कर दिया था। अब सिर्फ स्क्रीन पर वो सोजो की हरकत देख रहे थे। सोजो बेड से उठा और तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके बाहर आते ही स्क्रीन पर नजर आने वाला मंजर भी खुद ब खुद बदल गया। क्या इस आदमी के पास एएस ऑपरेट्स है? ऑर्थर ने कहा। सर बैकआउट, अब तैयार हो जाइए टैक्सआउट का मेन हेडक्वार्टर देखने और उसके चीफ बॉस से मिलने के लिए। इमरान ने साथ खड़े सर बैकआउट से मुखातिब होकर मुस्कुराते हुए कहा। तो सर बैकआउट चौंक पड़े। क्या क्या ये आदमी टैक्सआउट का है? सर बैकआउट ने चौंक कर पूछा। जी हाँ, इसका नाम सोजो है। ये उनके मॉर्गन सेक्टर का कैंप इंचार्ज था। इमरान ने जवाब दिया और सर बैकआउट ने सर हिला दिया। मेरा ख्याल है आप अगर कैबिन में तशरीफ रखें तो मैं इस मशीन को वहाँ के ऑपरेटर से लिंक कर देता हूँ। इस तरह आप इत्मीनान से बैठकर देख सकेंगे। ऑर्थर ने कहा। ठीक है, सर बैकआउट ने कहा और थोड़ी देर बाद वो एक शीशे के बने हुए कैबिन में कुर्सियों पर बैठे हुए थे। सामने एक बड़ी सी मशीन की स्क्रीन चंद लम्हों बाद रोशन हो गई और उसमें सोजो साफ नजर आ रहा था। वो इस वक्त टैक्सी में बैठा हुआ था और टैक्सी सड़क पर मौजूद ट्रैफिक के हुजूम में चलती हुई तेजी से आगे बढ़ी जा रही थी। फिर टैक्सी एक कमर्शियल प्लाजा की पार्किंग में दाखिल होकर रुक गई। सोजो नीचे उतरा। उसने जेब से एक नोट निकालकर टैक्सी ड्राइवर को दिया और फिर तेज कदम उठाता प्लाजा के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। चंद लम्हों बाद लिफ्ट के जरिए वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा और एक कमरे में दाखिल हो गया। सर बैकआउट खामोश बैठे हुए थे। सोजो ने वहां मौजूद एक नौजवान से जो अलहदा मेज पर बैठा हुआ था कुछ बातें की।
तो उस नौजवान ने उसे जवाब दिया और सोजो उठकर वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया और उस प्लाजा से निकलने के बाद वो एक बार फिर टैक्सी में बैठा सड़क पर मौजूद था। इस बार टैक्सी एक शानदार होटल में पहुंचकर रुकी, डिज्नी होटल। सर बैकआउट ने बड़बड़ाते हुए कहा। सोजो इस दौरान काउंटर तक पहुंच चुका था। उसने काउंटर पर खड़ी लड़की से कुछ कहा तो उसने काउंटर के नीचे से एक कार्ड निकालकर सोजो के हाथ पर रख दिया और सोजो एक बार फिर वापस मुड़कर चलता हुआ होटल से बाहर आ गया और एक बार फिर उसकी टैक्सी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। थोड़ी देर बाद टैक्सी एक कैफे के सामने जाकर रुकी और सोजो नीचे उतरा और कैफे के अंदर दाखिल होकर उसने काउंटर पर खड़े नौजवान के हाथ में वही कार्ड रख दिया जो उसे डिज्नी होटल के काउंटर से मिला था। काउंटर मैन ने वो कार्ड काउंटर के नीचे रखकर उसे एक और कार्ड दे दिया और सोजो एक बार फिर टैक्सी लेकर सड़क पर था। कमाल है इस कदर चक्कर, सर बैकआउट ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इसलिए तो एसएस जैसी तंजीम इसका पता नहीं चला सकी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सर बैकआउट ने इस्बात में सर हिला दिया। ये हर बार नई टैक्सी क्यों ले लेता है, एक ही को इंगेज क्यों नहीं रखता, इस बार जूलिया ने कहा। इससे खुद नहीं मालूम कि हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर उसे मालूम होता तो मुझे इतना लंबा चौड़ा खड़ाक फैलाने की क्या जरूरत थी। उसे सिर्फ इतना मालूम है कि कमर्शियल प्लाजा की एक कंपनी में एक नौजवान से मिलकर चंद मखसूस अल्फाज कहने हैं और फिर वो आगे का पता बताएगा, इमरान ने जवाब दिया और सर बैकआउट और उसके साथियों ने इस्बात में सर हिला दिए। इस बार टैक्सी एक और होटल के सामने जाकर रुक गई। ये ग्रीनवुड होटल था। सोजो ने टैक्सी छोड़ी और होटल के हॉल में दाखिल होकर काउंटर की तरफ बढ़ गया। उसने कार्ड काउंटर पर खड़ी एक लड़की के हाथ में दे दिया और साथ ही एक तरफ खड़े आदमी को बुलाकर उससे कुछ कहा। सोजो उस आदमी के साथ चलता हुआ एक राहदारी में से गुजरकर एक कमरे में दाखिल हुआ। उसे ले जाने वाला बाहर ही रुक गया था। सोजो ने वो कार्ड कमरे में मौजूद नौजवान को दिया और फिर दोनों बातों में मसरूफ हो गए। काफी देर तक बातें करने के बाद उस नौजवान ने मेज की दराज खोली और उसमें से एक मखसूस साथ का फोन निकालकर उस पर चंद बटन दबा दिए और फिर बात करने लगा। फोन ऑफ करके उसने उसे वापस दराज में रखा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। सोजो भी उसके साथ था। फिर वो उब्बी दरवाजे से एक लिफ्ट में दाखिल हुए और थोड़ी देर बाद वो दोनों एक कमरे के दरवाजे के सामने पहुंच चुके थे। उस नौजवान ने सोजो को इशारा किया और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसी लम्हे इमरान तेजी से उठा और कैबिन से निकलकर दौड़ता हुआ उस मशीन के पास पहुंचा और उसने उसके मुख्तलिफ बटन दबाए, उसे ट्रीट किया और फिर वापस कैबिन में आ गया। अब कैबिन में सोजो की आवाज सुनाई दे रही थी। ये एक दफ्तर के अंदाज में सजा हुआ कमरा था। सामने दफ्तरी मेज के पीछे एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। उसके जबड़े भारी और आंखों में जहानत की चमक थी। सोजो मेज की दूसरी तरफ बैठा हुआ था। बॉस, मादाम सुजैन हलाक हो चुकी है, सोजो की आवाज सुनाई दी। इमरान ने कैबिन में दाखिल होते वक्त सोजो की आवाज सुनी और उसके लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। मेज की दूसरी तरफ बैठे हुए आदमी पर सोजो की इस बात का शदीद तरीन रद्द अमल हुआ। क्या क्या कह रहे हो? क्या तुम होश में हो? क्या पागल हो गए हो? दूसरे आदमी ने हलक के बल चीखते हुए कहा। थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद सोजो ने इमरान और उसके साथियों के कैंप में हमले की और लेबॉर्ट्रियों की तबाही से लेकर उनके साथ स्प्रिंग आने तक की सारी तफसील सुना दी। और जैसे जैसे वो तफसीलात बताता जा रहा था, सामने बैठे हुए सर बैकआउट के चेहरे पर जैसे जलजलीके से आसार नमूदार होते जा रहे थे। जाहिर है वो इस इमरान और उसके साथियों की हैरत अंगेज कार्रवाई की रुदात सुन रहे थे, जो उनके साथ मासूम सा चेहरा लिए बैठा हुआ था। बात करते करते अचानक सोजो झुका और दूसरे लम्हे सर बैकआउट के साथ साथ तनवीर और जूलिया भी चौंक पड़े, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर उस सोजो को अपनी जुराब में से एक छोटा सा बटन निकालकर मेज के नीचे ही दूसरी तरफ बैठे हुए उस आदमी के बूट की तरफ फेंकते हुए देख लिया था और बटन उस आदमी के बूट से चिपक कर उसका हिस्सा बन गया था। क्योंकि स्क्रीन पर उन्हें जो मंजर नजर आ रहा था, उस मंजर में फोकस दरवाजे से मेज की तरफ था, इसलिए सोजो की सारी हरकत उन्हें साफ नजर आ रही थी। और जाहिर है दरमियान में मौजूद मेज की वजह से वो बॉस सोजो की यह हरकत न देख सका था। सोजो ने सीधे होकर दोबारा बातचीत शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद उनके देखते ही देखते उस बॉस ने मेज की दराज से पिस्तौल निकालकर सोजो को गोली मार दी और सोजो कुर्सी समेत पीछे कालीन पर जा गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। लेकिन जाहिर है उसके मरने से उसके लिबास में मौजूद मखसूस एएस ऑपरेट्स तो ऑफ नहीं हुआ था, इसलिए वो मुसलसल काम करता रहा। उस आदमी ने सोजो को कत्ल करने के बाद इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। पीटर बोल रहा हूँ, उस आदमी ने अपना नाम लेकर बात करते हुए कहा। सर बैकआउट, ये है पीटर, टेक्सॉट का चीफ बॉस।
और इस ग्रीनवुड होटल के नीचे तहखानों में टेक्सआउट का हेडक्वार्टर है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं समझ गया हूँ, अब इनमें से एक आदमी भी एसएस से बचकर ना जा सकेगा, सर बैकआउट ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। पीटर मुसलसल इंटरकॉम पर और कभी फोन पर मुख्तलिफ लोगों को हिदायत जारी किए जा रहा था और वो सब यहाँ इत्मीनान से बैठे ये हिदायत सुन रहे थे। जाहिर है ये हिदायत इमरान और उसके साथियों को हलाक करने के लिए दी जा रही थी, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनकी ये भागदौड़ किसी काम ना आएगी, क्योंकि सिवाय इमरान, तनवीर और जूलिया के बाकी साथी ऑस्ट्रेलिया से ही जा चुके थे और ये तीनों ऑस्ट्रेलिया की सबसे खुफिया सरकारी तंजीम एसएस के ऑपरेशन रूम में बैठे हुए थे। वेरी गुड, फिर तो और भी अच्छा हो गया कि इसने अपने बाकी 2 सेक्टर्स के चीफ्स को भी इमरजेंसी मीटिंग के लिए कॉल कर लिया है। इमरान ने पीटर की एक हिदायत सुनते हुए कहा और सर बैकआउट ने इस बात में सर हिला दिया। काफी देर तक फोन पर हिदायत देने के बाद पीटर उस दफ्तर से बाहर निकल गया, मगर स्क्रीन पर बदस्तूर उसी कमरे का मंजर ही नजर आता रहा जिसमें सोजो की लाश पड़ी हुई थी। इमरान तेजी से उठकर एक बार फिर कैबिन से निकलकर उस मशीन की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर झमाके से मंजर बदल गया। अब वो पीटर एक कार में बैठा सड़क पर से गुजरता हुआ नजर आ रहा था। ये वो बटन काम कर रहा है जो सोजो ने पीटर के बूट से लगा दिया था, सर बैकआउट ने कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। तुम्हारी दूर अंदेशी और मंसूबाबंदी का भी जवाब नहीं, इंतहाई हैरत अंगेज मंसूबाबंदी की है तुमने। मुझे तो यूं महसूस हो रहा है जैसे तुम्हें पहले से सब कुछ मालूम था कि ऐसा होना है, सर बैकआउट ने इंतहाई अकीदत भरे लहजे में कहा। इस मौजू पर बाद में बात होगी, फिलहाल आप उस जगह को जिससे ये पीटर सेकंड पॉइंट कह रहा है मार्क करें, क्योंकि दोनों बकाया सेक्टर्स के चीफ रैमजे और क्लार्क वहीं मिलेंगे। उन्हें वहां से अगर गिरफ्तार कर लिया जाए तो उनसे उनके पूरे सेक्टर्स के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती हैं, इमरान ने कहा और सर बैकआउट ने इस बात में सर हिला दिया। फिर जैसे ही पीटर की कार एक इमारत में दाखिल हुई, सर बैकआउट ने साथ पड़े हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करके उन्होंने अपने किसी मातहत को हिदायत देनी शुरू कर दी। पीटर अब एक वसी व अरीस कमरे में 2 आदमियों के साथ बैठा हुआ था। दोनों लंबे तड़ंगे और सफाक चेहरों वाले मर्द थे। ये रैमसे मगरिबी ऑस्ट्रेलिया के सेक्टर का चीफ है और ये क्लार्क जुनूबी ऑस्ट्रेलिया के सेक्टर का। अच्छी तरह पहचान ले, इमरान ने स्क्रीन की तरफ इशारा करके सर बैकआउट से कहा और सर बैकआउट ने इस बात में सर हिला दिया। मीटिंग में होने वाली सारी बातचीत बैठे सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। मीटिंग खत्म करके वो तीनों यके बाद दिखरे उस मीटिंग हॉल से बाहर निकलकर राहदारी में बढ़े जा रहे थे कि यकलक राहदारी के दूसरे सिरे पर एक आदमी नजर आया जिसके हाथों में एक अजीब साख की गन थी और उसके चेहरे पर बाकायदा गैस मास्क था। दूसरे लम्हे गन से शोला सा चमका और उसके साथ ही पूरी गैलरी धुएं से भर गई और पीटर और उसके दोनों साथी टेढ़े मेढ़े अंदाज में राहदारी में ही गिर गए। यह आपकी एसएस का कारनामा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, तुमने देखा कि हम कैसे काम करते हैं, सर बैकआउट ने बड़े फाकराना लहजे में कहा। माशाल्लाह, वाकई शानदार कारकर्दगी है एसएस की, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सर बैकआउट के चेहरे पर यकलक हल्की सी शर्मिंदगी के तासुरात नुमाया हो गए। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें ऑर्थर मेरी रिहाइशगाह तक पहुंचा देगा, मेरी वापसी तक तुमने कहीं नहीं जाना, सर बैकआउट ने तेज लहजे में कहा और दौड़ते हुए कैबिन से बाहर निकल गए। बड़ी शानदार रिहाइशगाह है, जूलिया ने ड्राइंग रूम की सजावट को देखते हुए कहा। वो तनवीर और इमरान काफी देर पहले यहाँ पहुंचे थे। ऑर्थर ने एक बंद कार में उन्हें यहाँ पहुंचाया था और मुलाजिम ने उन्हें ड्राइंग रूम में ला बिठाया था। सर बैकआउट की बेगम कोठी में मौजूद न थी, इसलिए वो तीनों ड्राइंग रूम में बैठे सर बैकआउट की वापसी का इंतजार कर रहे थे। वैसे भी वो उस वक्त तक यहाँ से बाहर न जाना चाहते थे जब तक एसएस टेक्सआउट की पूरी तंजीम को गिरफ्तार नहीं कर लेती, क्योंकि उन्हें मालूम था कि टेक्सआउट के कातिल पागल कुत्तों की तरह उनकी तलाश में पूरे दारुल हुकूमत में दौड़ते फिर रहे होंगे। वो खानदानी लॉर्ड है, सिर्फ तुम्हारे बॉस की तरह मुलाजिमत नहीं करते, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शट अप, बॉस चाहे तो इस जैसे हजारों लॉर्ड उसके बूट चाटते फिरे, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। वैसे तुमने इस टेक्सआउट के खात्मे की जो तरकीब सोची है इमरान, वो इंतहाई शानदार है। मेरा ख्याल था कि हम तीनों इसके खिलाफ काम करेंगे, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये लोग इंतहाई मुनज़्ज़िम और बावसाइल है, हमारे लिए मसला बन जाता, तनवीर ने कहा। तारीफ का शुक्रिया, हमारा मिशन तो जीरो फाइल हासिल करना था और उनकी लेबोरेटरी को तबाह करना था ताकि जीरो फाइल ये दोबारा चोरी ना कर सके। लेबोरेटरियां ना होने की वजह से जाहिर है उनके लिए फार्मूला बेकार था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हो सकता है ये लोग दोबारा फार्मूला चोरी करके किसी और मुल्क को फार्मूला ही फरोख्त ना करते, इसलिए मुझे इस पूरी तंजीम के खात्मे के मुतालिक सोचना पड़ा
और जो कुछ मुझे इस तंजीम के मुतालिक मालूमात मिली थी उसके पेश नजर अगर हम उनके खिलाफ काम करते तो हमें खासा तवील अरसा लग जाता, इसलिए मैंने एसएस को दरमियान में डाल दिया। वैसे भी ये उनके अपने मुल्क का मसला है, उन्हें इसे हल करना चाहिए। बस मुझे खतरा सिर्फ इस बात का था कि कहीं सर बैकआउट ही इस तंजीम के खरीदे हुए ना हो। वैसे तो सर बैकआउट जिस टाइप के आदमी है उनके बारे में इस बात का तस्वर करना भी नामुमकिन है, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी ही थी। इसलिए मैंने बराह रास्त बात करने की बजाय पहले मुबहम अंदाज में बात की। जब मुझे यकीन हो गया कि सर बैकआउट इस तंजीम के साथ किसी तौर पर भी मुलविस नहीं है तो मैंने बराह रास्त कार्रवाई की। अब हम इत्मीनान से बैठे हुए हैं और एसएस काम कर रही है। इमरान ने पूरी तफसील से वजाहत करते हुए कहा, तुम्हारी यही जहानत तो दूसरों को हैरान कर देती है। ऐसी मंसूबाबंदी करते हो कि आदमी शशद रह जाता है। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, खाक मंसूबाबंदी करनी है मैंने, एक ही मंसूबा न जाने कब से बना रखा है, लेकिन मंसूबे के साथ बंदी का अभी तक दूर दूर तक पता नहीं लग रहा, जबकि बेचारा मंसूबा न जाने कब से ठंडी आहें भर भर कर मुकम्मल तौर पर फ्रीज हो चुका है। क्यों तनवीर? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और तनवीर का चेहरा न जाने क्या सोचकर खिल उठा। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए मैं भी कायम हूँ, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। और इमरान बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा, क्योंकि तनवीर का यह फिक्रा बता रहा था कि इमरान ने जो बात अपने लिए कही थी तनवीर उसे अपने लिए समझकर खिल उठा था। जबकि वो बंदी जिसकी बात हो रही थी सर झुकाए बस मुस्कुराए चली जा रही थी। उसी लम्हे बाहर कार रुकने की आवाज सुनाई थी। क्या कह रहे हो अली इमरान? कौन अली इमरान? किसी खातून की इंतहाई बावकार सी आवाज सुनाई थी। पाकिस्तान का अली इमरान? ओ, वो तो मेरा बेटा है, कहाँ है वो? दूसरे लम्हे उसी खातून ने इंतहाई बेकरार से लहजे में कहा। और चंद लम्हों बाद एक उद्धड़ उम्र मगर चेहरे मोहरे से इंतहाई मोअज़्ज़ज़ खातून अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर बेपनाह मसरत और आंखों में तेज चमक थी। उनके जिस्म पर मगरिबी अंदाज का इंतहाई सलीके का लिबास था। अरे आंटी, आप अभी तक बूढ़ी नहीं हुई, वैसे ही जवान लग रही है जैसी अंकल बैकआउट से शादी के वक्त थी। कमाल है, हैरत है। इमरान ने उठकर खड़े होते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, ओ तुम शैतान, तुम भी तो उसी तरह शैतान हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज से 8 साल पहले थे। मिसेस बैकआउट ने बेइख्तियार हंसते हुए कहा और साथ ही वो जूलिया की तरफ मुड़ गई। ओ, तो ये तुम्हारी वाइफ है, बहुत प्यारी है, वेरी स्वीट। कब की है शादी तुमने? अरे मुझे क्यों नहीं बुलाया? नॉनसेंस, मिसेस बैकआउट ने चमकते हुए लहजे में कहा। अरे अरे आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? भाई के सामने उसकी बहन को शादीशुदा कही जा रही है। ये मिस जूलिया है और ये है जनाब तनवीर साहब। मिस जूलिया अलबत्ता मेरी अफसर आला है और जूलिया और तनवीर ये मेरी आंटी हैं, मतलब है शैतान की आंटी। अब मुझे तो पता नहीं कि ऑस्ट्रेलियन जुबान में शैतान की आंटी को क्या कहा जाता है। अंकल सर बैकआउट की एकलौती मिसेस, इमरान ने अपने मखसूस लहजे में तारुफ शुरू करा दिया। और जूलिया तो जूलिया, तनवीर जो भाई के खिताब पर मुंह बनाए खड़ा था बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। ये एकलौती मिसेस कहना जरूरी था, क्यों शैतान? मिसेस बैकआउट ने मसनूई गुस्से से कहा। सर बैकआउट की अदम मौजूदगी में कहा है, वरना वो फौरन ही एक तवील ठंडी सांस भरते। और इमरान ने जवाब दिया और मिसेस बैकआउट बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुमसे खुदा बचाए, तुम किसी को भी माफ नहीं करते, बस बेगम रहमान के काबू आते हो। हाँ तो मिस जूलिया, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, तुम्हारे जज्बात को मेरी वजह से ठेस पहुंची। और मिस्टर तनवीर, आई एम सॉरी। मिसेस बैकआउट ने हंसते हुए पहले इमरान से बात की और फिर वो जूलिया और तनवीर से मुखातिब हो गई। कोई बात नहीं मिसेस बैकआउट, आपसे मिलकर वाकई बेहद खुशी हो रही है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि तनवीर खामोशी रहा। चंद लम्हों बाद एक मुलाजिम ट्रॉली धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ और अभी उसने मशरूबात के गिलास उन सबके सामने रखे थे कि एक मुलाजिम वायरलेस फोन पीस उठाए अंदर दाखिल हुआ। अली इमरान साहब के नाम कॉल है और तो साहब की। मुलाजिम ने अंदर दाखिल होकर कहा तो इमरान चौंक पड़ा और फिर उसने हाथ बढ़ाकर मुलाजिम से फोन लेकर उसका बटन प्रेस कर दिया। इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। शायद इस संजीदगी की वजह हैरत थी कि ऑर्थर ने उसे क्यों फोन किया है। इमरान साहब, मैं ऑर्थर बोल रहा हूँ, सर बैकआउट को टेक्सॉट के एक ग्रुप ने अगवा कर लिया है। वो उन्हें लेकर 3rd एवेन्यू की कोठी नंबर 101 में ले गए हैं। मैं ऑपरेशन रूम में चेक कर रहा था, मेरी इत्तिला पर एसएस ने वहां फौरी छापा मारा, लेकिन कोठी में सिर्फ खून ही खून फैला हुआ है, लेकिन सर बैकआउट और दूसरा कोई आदमी भी मौजूद नहीं है। एसएस उन्हें मुसलसल तलाश कर रही है, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा। मुझे बेहद तशवीश है। अचानक मुझे आपका ख्याल आ गया, मैंने सोचा कि आपको इत्तिला कर दूं। ऑर्थर ने तेज तेज लहजे में कहा। मगर ये कैसे हुआ है? इमरान ने जानबूझकर सर बैकआउट का नाम न लिया था ताकि मिसेस बैकआउट परेशान न हो जाए। वो पीटर से पूछगुछ कर रहे थे कि अचानक रेड किया गया। रेड करने वाले 4 अफराद थे, वो पीटर को भी छुड़ा कर ले गए
और सर बैकॉट को भी साथ ले गए हैं। एसएस के 8 अफराद जो वहां मौजूद थे वो अचानक इस रेड की वजह से हलाक हो गए हैं। ऑर्थर ने जवाब दिया, टेक्सास तंजीम के खिलाफ एसएस की कार्रवाई मजमूई तौर पर कैसी रही है? इमरान ने होठ चबाते हुए कहा, पूरी तंजीम के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया गया है। मगरिबी सेक्टर और जुनूबी सेक्टर में भी बैक वक्त कार्रवाई की गई है। सारी तंजीमें एक लिहाज से एसएस के हाथों में आ चुकी है। हेडक्वार्टर पर भी कब्जा कर लिया गया है। इस सारी कार्रवाई के बाद सर बैकॉट पीटर से पूछगुछ कर रहे थे कि अचानक ये खिलाफ तवक्के हमला हुआ। ऑर्थर ने जवाब दिया, ओके, आपने अच्छा किया कि मुझे इत्तला दे दी। मैं कोशिश करता हूँ, इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? क्या कह रहा था ऑर्थर? मिसेस बैकॉट ने कहा, सर बैकॉट ने बुलवाया है। वो एक आदमी से पूछगुछ कर रहे हैं और वो आदमी कुछ मान नहीं रहा। आप हमें एक कार दे दे और सर बैकॉट का लाजमन यहाँ कुछ असला भी होगा ताकि हम वापसी में जरूरी काम भी साथ निपटाते आए और सर बैकॉट के कारनामों की तवील फहरिस्त में एक और कारनामे का भी इजाफा हो जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ अच्छा, आओ मेरे साथ। मिसेस बैकॉट ने उठकर दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा और इमरान ने तनवीर और जूलिया को साथ आने का इशारा किया और खुद वो मिसेस बैकॉट के पीछे चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। सर बैकॉट मुसलसल करा रहे थे। उनका पूरा जिस्म जख्मों से भरा हुआ नजर आ रहा था। जिस्म पर मौजूद लिबास फट चुका था और चेहरे और जिस्म पर लंबे लंबे सियाह निशान बता रहे थे कि उन्हें इंतहाई बेरहमाना अंदाज में कोड़ों से पीटा गया है। वो एक वसीव व अरीज कमरे के एक सुतून के साथ रस्सियों से बंधे हुए थे। उनके जख्मों से आहिस्ता आहिस्ता खून अभी तक निकल रहा था। चेहरे पर भी कोड़ों की लकीरें मौजूद थी और उसके साथ साथ चेहरे पर ऐसे निशानात थे जैसे पूरे चेहरे को खंजर की नोक से कीमा बनाने की कोशिश की गई हो। उनकी गर्दन साइड पर झुकी हुई थी और वो नीम बेहोशी की कैफियत में मुसलसल करा रहे थे। इस वसीव अरीज हॉल में उनके अलावा और कोई आदमी न था। पानी पानी, सर बैकॉट ने नीम बेहोशी के आलम में कराते हुए कहा, लेकिन जाहिर है वहां कोई होता तो उनकी बात सुनता, इसलिए वो कराते भी रहे और पानी भी मांगते रहे। फिर उनकी आवाज आहिस्ता होते हुए खुद ब खुद डूब गई। वो बेहोश हो चुके थे। फिर दर्द की एक तेज लहर उनके जिस्म में दौड़ी और उसके साथ ही उनका जहन एक बार फिर जाग उठा। पानी पानी। होश में आते ही सर बैकॉट ने कराते हुए कहा, इसे पानी पिलाओ रॉजर, इसकी हालत बेहद खराब है। दूसरी आवाज सुनाई दी और चंद लम्हों बाद सर बैकॉट के हलक में पानी उंडेला जाने लगा और पानी अंदर जाते ही उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उनके जिस्म में तवानाई की ताकतवर लहरें दौड़ने लग गई हों। उनकी आंखों पर छाई हुई धुंधलाहट दूर हो गई और अब उन्हें अपने सामने खड़े हुए 3 अफराद साफ नजर आ रहे थे, जिनमें से सबसे आगे वो पीटर खड़ा था, टेक्सास का चीफ, जिससे पूछगुछ करते वक्त उन पर हमला हुआ था। तुमने इस कदर तशद्दुद के बावजूद गलत बयानी की है सर बैकॉट, पीटर ने इंतहाई करक लहजे में कहा। कैसी गलत बयानी? सर बैकॉट ने होंठ भींचकर दर्द की शिद्दत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहा।